that's the best part. And it's really nice to see all of you here. So I would like to call Ankita on stage. के बारे में बताने की जिम्मेदारी दी गई है. आइए मुख्तसर सा तरफ़ करा दूँ उनका ये जो भविष्यवाणी प्रेडिक्शन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नाम है. जी हाँ, ये बचपन से ही ज्योतिष की तरफ रुझान करती थी. उनकी पहली भविष्यवाणी सिर्फ 13 साल की उम्र में की गई, जो बिल्कुल सटीक निकली. ज़्यादा दिन नहीं हुए जब हम मोबाइल फ़ोन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे. इस टेक्नोलॉजी का आधार है ध्वनि और तरंगे. आज विज्ञान ने मेरे द्वारा बोले गए शब्दों को तरंगों में प्रभावित कर आप तक पहुंचाने की तकनीक इजाद कर ली है. आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को देखकर, उनकी तरंगों और शब्द के रंगों और आकार देखकर उनकी फ्रीक्वेंसी वह वेवलेंथ आकलन की सटीक भविष्यवाणी करती हैं. वॉइस वाइब्रेशन के आधार पर आपका कहना है कि यज्ञ का वास्ता देह से ही पदार्थ से है. यज्ञ सुख, समृद्धि, धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, सोशल ऑरा के लिए किए जाते हैं. उपचार और समस्याओं के समाधान के लिए वे यजुर्वेद आधारित विभिन्न प्रकार के 67 यज्ञ करवाती हैं. इस तरह से आप यज्ञाचार्य हैं. वह कहती हैं एक यज्ञ के जागृत होने में 5 विज्ञान एक साथ काम करते हैं. अब मैं ज़्यादा समय लेते हुए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी. मैं चाहूँगी कि वे स्वयं उपस्थित हो स्टेज पर और हमें अपनी इस नॉलेज से रूबरू करवाइए. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर निर्मला शिवानी मैम. एंड कुड आई हैव अंकिता ऑन स्टेज हु वुड बी इन कॉन्वर्सेशन विद निर्मला मैम. सो कुड वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन for the two beautiful ladies who are coming up on the stage. नहीं, मैंने बोल दिया अगले को जेल का खाना मंगवा लो, आपको जाना नहीं पड़ेगा. क्यों भेज रहे हो उसको? फिर कहती है कि आप सीधी और मैं तेज. काम ना नहीं करना चाहिए. देखिए प्रेडिक्शन ना हो. मजाक कर रहे यार, मजाक कर रहे. यार ये सब रिकॉर्ड मत करो. ये तो मैं सारे कैमरेस बंद करवा के मुझे लेना चाहिए था. मुश्किल सवाल तो ऑडियंस पूछेगी अपना भविष्य. नहीं, भविष्य नहीं बताएंगे. नहीं बताएंगे. अच्छा, भविष्य पूछना टिप्स दे देते हैं. किसी टिप्स दे देते हैं. ठीक है. सो प्रोस्पेरिटी टिप्स ऑन बेस्ड ऑन वास्तु. पहले तो वास्तु समझो. वास्तु क्या है ना? अच्छा सवाल पूछा. देखिए वास्तु का मतलब होता है वस्तु स्थिति. किसकी? जो कि इस ब्रह्मांड में विद्यमान है. क्या विद्यमान है? 5 तत्व और एक एनर्जी. उसको वास्तु कहते हैं. वास्तु बिल्कुल भी इसको नहीं कहते कि नॉर्थ एंट्रेंस हो गए तो शुभ हो गया. तो आप मुझे एक लॉजिकली सवाल बता दीजिए कि जो नॉर्थ में रहते हैं वो तो सारे धनी हैं और जो साउथ वेस्ट में रहते हैं सारे गरीब रहते हैं. ऐसा नहीं है ना. ऐसा होता भी. पृथ्वी तो अपने आप में बैलेंस है. उसको हम वस्तु स्थिति कहते हैं. वस्तु स्थिति में हमारे सबसे बड़ी बात समझने के लिए कि 5000 बरस पुराना ये वास्तु विधा समसामयिक संदर्भ में कैसे कारीगर सिद्ध हो सकता है. पहले आप घर बनाते थे, ये चौकोर, बीच में घर, चारों ओर खुला. बाथरूम आपके बाहर होते थे और बीच में ब्रह्म चौक होता था. साउथ ईस्ट में किचन होती थी बस. और चारों ओर कमरे होते थे क्योंकि खिड़कियाँ रोशनदान इतने होते थे तो हवा, पानी, देखिए 3 तत्व तो वैसे ही बैलेंस हो गए. रोशनी मतलब प्रकाश, वायु और अर्थ. देखिए पेड़ पौधे दिखते थे तो अपने आप 3 और अग्नि और जल आपका होता ही था. समुचित पानी होता था, वहीं घर बनते थे. अब इस समय में आपने इतने सीमेंट, कंक्रीट के, पहले चूने के घर होते थे, ठंडे भी होते थे है ना. ठंडी में गर्म और गर्मी में ठंडे. और अब आप सीमेंट के ईंट, गारे, पत्थर और हर के पूरे देश की लेह लद्दाख से लेके खोद के कोचिन तक बिगाड़ दी. उसकी बाट लगा दी पूरे देश के. इससे वैसे कहीं चले जाओ, एक तो भीड़ और एक ये और एक लोहा. इसीलिए शनि में आप शनि ग्रह को क्यों आजकल इतना अहमियत है? क्योंकि लोहे को पूजा करते हैं, सोने की करते ही नहीं. तो वो एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत रिसर्च की ज़रूरत है अभी. क्योंकि पहले जो सुख का कारक ग्रह होता था वो आपका जुपिटर होता था. क्योंकि जिसके पास बड़ा कुटुंब
जिसके पास खेत खलियान, जो जमींदार वो धनी, है ना। और पहले तो घर की लड़कियां काम करती थी, और अब जो है सैटर्न आपका सुख का कारक है, क्योंकि जिसके पास गाड़ियां ज़्यादा, इंडस्ट्री ज़्यादा, वो अमीर है ना। तो शनि अच्छा तो अब सब अच्छा, जिसके पास स्टाफ ज़्यादा है वो अमीर, है ना। तो अब संदर्भ भी बदल गए, तो रिसर्च उतनी हुई नहीं। पहले राहु हमेशा पाप ग्रह, दुष्ट ग्रह कहलाता था, क्योंकि अब हम ही पाप, ऐसा थिंकिंग हमारी इतनी एम्बिशियस है, या थोड़े करते ही हैं उल्टे पुल्टे काम सारे जने। तो फिर अब राहु आपको नुकसान नहीं देता, फायदा देता है। अगर राहु आपके छठे है तो आपको शत्रु नाश और पॉलिटिक्स में आप वो बने जा रहे हैं, है ना। तो क्योंकि ज्ञान देश काल परिस्थिति के सापेक्ष होता है, तो इस समय उसकी रिसर्च की जरूरत है, जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहिए, जो कि हिंदुस्तान में केवल बनारस यूनिवर्सिटी और जयपुर यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है। हर संस्कृत कॉलेज में एस्ट्रोलॉजी को कंपल्सरी कर दो, तो पढ़ के छठ के स्टूडेंट्स आएंगे और बेकार लोग चले जाएंगे। अब रही बात वास्तु की, तो जो हमारी पुरानी वास्तु इतनी सरल थी कि नॉर्थ ईस्ट में आप अपने घर को नीचा रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि हिमालय से चलने वाली हवाएं उत्तरी पूर्वी होती हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए कारगर है। बच्चों को पढ़ने के लिए नॉर्थ ईस्ट कमरा दे दो, क्योंकि प्रकाश वहाँ आता है। अब नॉर्थ एंट्रेंस से मतलब नहीं था वहाँ, है ना। साउथ बहुत सूट करता है, और जो वास्तु है वो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी साइंस के हिसाब से काम करती है। जैसे आपका जो लगन है या चंद्रमा राशि है, वो आपकी जल तत्व है, तो आपको अग्नि एंट्रेंस, क्योंकि आपके शरीर में कोल्ड कफ ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आप जल तत्व हैं, है ना। तो आपका जो एंट्रेंस है वो साउथ होगा, तो आप ज़्यादा ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आपको हीलिंग मिलेगी, धूप आएगी। और जो अग्नि वाले हैं उनको नॉर्थ सूट करेगा, ईस्ट सूट करेगा। तो इस तरीके से काम करती है वास्तु और एस्ट्रोलॉजी की, जो कि मुझे लगता है अभी बहुत, सच में बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ाई लिखाई की गुंजाइश है और होना चाहिए। और ये तो तुलसीदास जी ने लिख के गए रामायण में कि कलयुग में हाँ। शनि भगवान को सबसे ज़्यादा हाँ। पूजा जाएगा। हाँ, क्योंकि आप तो क्या शनि की उपासक है, हमको पता है सारे ही, रामायण बहुत पढ़ती हूँ। क्योंकि सिक्के भी लोहे के ना आजकल, हाँ। कागज वागज की हैं, सब शनि है। एस्ट्रोलॉजी का पर्सनालिटी पे कोई लेना देना, मतलब एस्ट्रोलॉजी एंड पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन? एस्ट्रोलॉजी की पर्सनालिटी तो देखो, जब आप पैदा होते हैं, जिस समय जिस नक्षत्र में होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी सितारे जैसे काम कर रहे हैं, तो जितना भी चाहे लिविंग चाहे नॉन लिविंग चीज़ें, सब पे एस्ट्रोल कॉम्बिनेशन तो काम करता ही है। एस्ट्रोलॉजी से एस्ट्रोनॉमी निकली। अब ये अलग बात है कि हमने उसको मिसइंटरप्रेट करके उस ज्ञान को आगे नहीं बढ़ाया। किसी भी ज्ञान के मतलब ही होते हैं, मैं दोबारा कह रही हूँ कि हम उसका कोई भी ज्ञान, विधा, विषय वस्तु, कला, उनकी प्रतिस्थापना के पीछे एकमात्र एक उद्देश्य होता है कि उसका इस्तेमाल करके हम अपने जीवन को संवर्धित करेंगे, परिष्कृत करेंगे, सुंदर बनाएंगे। चाहे वो कोई भी वो मत हो, साइंस, मान लो हम ये माने कि प्रिडिक्टिव साइंस जो है वो साइंस नहीं है, इंटरप्रिटेशन का आर्ट है, तो क्या हुआ? आप लिटरेचर नहीं पढ़ाते, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं ना, तो ये भी ऐसे एक सब्जेक्ट है, नहीं है साइंस, तो भी आपके काम का आता है, आप उसके काम को लेके आपको सुंदर भी बनाए, तो ये तो झगड़ा ही नहीं होना चाहिए। और एस्ट्रोलॉजी तो सारे समय काम करती है। देखो एस्ट्रोलॉजी काम करती तभी ये मौसम सीजन आते हैं। और अब क्योंकि होली चल रही है, तो रंगमय जीवन है, देखिए, है ना। तो आपके सीजन के भी रंग होते हैं, पतझड़ मटमैला, गर्मी लाल, बसंत पीला, सावन हरा, फागुन गुलाबी होते हैं ना। ऐसे ही आपके शरीर में जो रोग होते हैं उनके भी रंग होते हैं, पीला पीला, मोतिया हरा, है ना, रक्त विकार लाल, ऐसे सारी चीज़ें। इवन हमारे शरीर में भी ये देखिए, स्किन के अपने रंग हैं, आँख की कॉर्निया के अपने रंग हैं। तो जो 7 सितारे हैं उनके जो रंग है वो तो हर कहीं है, वो केवल स्टोन नहीं उसको एब्जॉर्ब करता है कि जीवाश्म के रूप में, और फिर हमको वो रंग देते हैं हर कहीं पूरा सृष्टि में जितना भी रंग है वो 7 ग्रहों का ही है। राहु केतु तो इमेजिनरी ब्लैक होल है, उनके रंग नहीं। पर्सनल पूछ लूँ, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज हो गई हो आपकी तो। बीइंग गुरु माँ ही आपको सब कहते हैं। मैंने कभी आपको ऐसे केसरी चोले में नहीं देखा। बहुत फैशन करती हैं, बहुत शौक है हर चीज का। तो एकदम 2 पैरेलल थिंग्स आर देयर, कैसे? नहीं, मैं तो मन चली हूँ, ऐसी थी, छोटी थी तब भी
मैम का वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसी हाँ एस्ट्रोलॉजी वहाँ से आ रही है। देखो वीनस हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर I उसको study a प्राप्त- lot। लेकिन मैं बताऊं सेपरेट क्लोथ और ये इंस्टीट्यूशन बसाने के पीछे मेरी मंशा क्या रही, क्योंकि यूँ लगता है हम फैशनेबल तो होना ही चाहिए, क्योंकि लेकिन सृष्टि का इस्तेमाल सृजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा। देह का मतलब ही ये है पदार्थ, और हम श्री विद्या के उपासक हैं तो वो तो अलग चीज़ है। लेकिन हकीकत में मैंने 2 घटनाएं देखी। जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे 7वीं रितंबरा के एक बहुत बड़े रैली में लेके जाया गया, तो वहाँ मैंने देखा कि वो इतनी खराब लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही थी, मतलब विशुद्ध गालियाँ दे रही थी, है ना, और हिंदू मुस्लिम लेकर के झगड़ रही थी। तो मुझे वहाँ से वितृष्णा हो गई कि मैं सेफ्रन क्लोथ नहीं पहनूंगी, इतनी पायस चीज़ को इस तरीके से गंदा करते हैं, पहला इसलिए मेरी पर्सनल उसके कारण है। और दूसरा मुझे लगता था कि इंस्टीट्यूशन और ये क्या बनाओ, पहले ही इतने खुले हुए हैं, वो चल जाएं, उसमें करप्शन तो होता ही। जब आप कोई एनजीओ और वो बनाते हैं तो फिर वो आपके एक कमेटी 15-25 लोग, और फिर उनसे मैं बंधन नहीं चाहती थी। मैं सचमुच अध्यात्म में विचरण करना चाहती हूँ और उन्मुक्त रहना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कोई बंधन नहीं मांगा। मेरे में भी मैं आटे का खाती हूँ। जब मैं एक बार हरिद्वार में हवन कर रही थी 51 वेदी यज्ञ, तो सारे मठाधीशों को, वो जो आश्रम में हवन करी थी उदासीन आश्रम में, तो स्वामी गंगादास जी ने बुलाया था सबको। तो वहाँ पे स्वामी बाबा रामदेव जी के गुरु थे राजेंद्र प्रसाद, वो आए और वो श्री विद्या जब वो हो गई कंप्लीट यज्ञ तो बड़े अभिभूत हुए और खुश हुए, और मुझे पहले मिलाया था उन्होंने कि आप जो हैं रामदेव बाबा के गुरु हैं। तो खुश हुई मैं, तब जब मैं यज्ञ करके उठी तो मुझे कहते हैं इधर आओ, आप जानती हम कौन है? मैं कहा हाँ, स्वामी गंगादास जी ने कहा था आप बाबा रामदेव जी के गुरु हैं, तो हम तुम्हें लड़की कहाँ पहुँचा सकते हैं, समझते हो? रामदेव बाबा को हमने रामदेव बनाया, तो फिर हम भी फिर आधी आबादी हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात यहाँ से शुरू होती है। हमने कहा कि मैं आपका वंदन करती हूँ और नमन करती हूँ और बहुत विनम्र भाव से कहती हूँ कि मैं बाबा रामदेव के पहले की उगी जीव हूँ। मैं तो छोटी सी थी तब से इसी फील्ड में और सब्जेक्टिविटी को जानती हूँ, है ना। मैं केवल, है ना, पतंजलि के जो 8 योग होते हैं वो तो केवल आसन कराते हैं। मैं तो यम नियम प्रत्याहार प्राणायाम और आपके आसन और धारणा ध्यान समाधि, तो मैं 8 चीज़ों को इंटरप्रिटेट कर सकती हूँ। वो तो केवल आसन पे बात करते हैं। आप समझते कि मैं आटे का नहीं खाती कि मैं अपना आश्रम नहीं बना सकती थी, कि मेरे पीछे कोई अच्छे लोग नहीं थे, मेरे क्लाइंट नहीं हैं कुछ पॉलिटिशियन, इतने सारे ब्यूरोक्रेट, वो सब जन ही कहते थे कि निर्मला जी आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, पर हम उसमें इंटू नहीं होना चाहती। मैं न होना चाहती थी, न हूँ, न आगे होना चाहूँगी। तो हमने उनको, वो बहुत गुस्सा खा गए, बहुत गुस्सा रहा। इस तरह की बात सुन रही हूँ, इतना बड़ा वो कह रहा मैं बाबा रामदेव जी को बना। और उसके बाद देखो ये बात है 2003 की, पता नहीं 2 वैशाख पूर्णमासी जिस दिन थी 2003, और 2005 में तो वो खुद ही खत्म कर दिए बाबा रामदेव जी ने। हाँ सच्ची बात है ये। फिर तो मैं तो भाई किसी, तो वो उस समय उनको बहुत गुस्सा है। उन्होंने कहा स्वामी गंगादास जी को, विदुषी क्या है, बहुत घमंडी है। तो उन्होंने कहा कि घमंडी तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे ही है। मैंने कहा था गंगादास जी से, कहते थे बदतमीज लड़की है, वो तो है ही। तो इसमें कोई, मैं तो सब्जेक्टिविटी पे तो कंप्रोमाइज नहीं कर सकती, कभी नहीं किया मैंने, और अपने क्लाइंट के साथ भी कंप्रोमाइज नहीं करती, जैसे हम जैसे वैसे। अब वो जब शादी भी पड़ी थी, मैंने पहली शादी 94 में पड़ी है। मैं अपने काम को कोई ऐसे एम्बॉस भी नहीं करती कि ये इसमें छप जाओ, उसमें छप जाओ, वो कर दो। 10 लाख रुपया खर्च के हम भी मार्केट कर सकते हैं, नहीं कर सकती मैं। तो वो पहली ब्याह मैंने 94 में पढ़ा था। अभी अखबार वाले को अपनी TRP बनानी होती है और कहते हैं आज पढ़िए शादी पहले, 42 पढ़ो ली, करे जाओ जो मर्जी है, मैं क्या करूं? और वो इतनी है, पर अब शादी की जो हमने, वो लड़की जो लाइफ बंद कर दे उसको फिर मजा नहीं आता ना। बहुत दिखती मैं माँ पे या किसी भी सब्जेक्ट पे, तो उसमें होली आनी चाहिए ना, तो अर्थ भी निकलना चाहिए। उड़े गुलाल 5 अक्षर है, उड़े गुलाल चहु और उमंग, मतलब चारों और मस्ती, होली पी के संग, अच्छा ना। और फिर दूसरा होली पे, सब होली पे है, रंगे बहार दस्तक फागुन की, अक्षर गिन लो 7 के हैं,
और होली आई है। ये हो गया। फिर दूसरा, अभी फिर तीसरा, राधिका संग। राधिका संग 5 अक्षर है। खेले रास बिहारी आई होली रे, ठीक है। और ये फिर चौथा है, ये 5 पढ़ूंगी बस, है ना। इस होली में खेल रंग पी संग, 7 अक्षर है ना। इस होली में 5 शब्द, खेल रंग पी संग उसी की होली, ठीक है। और लास्ट है गुलाल सी मैं। गुलाल सी मैं सब लड़कियों के बारे में लिखी हूँ, ये मैं नहीं हूँ। गुलाल सी मैं चली पी नगरिया इस फागुन। और एक सुंदर सी लड़की, फिर ये बंद कर देंगे, है ना, फिर मस्ती मारेंगे। वो ना मैं बहुत लिखती थी, मतलब सोचो कि 200-250 कविताएं जब छोटी थी। फिर स्पिरिचुअलिज्म में चली गई तो थिएटर और कविता सब बंद कर दिया। फिर ये बहुत अच्छा वक्त था तुम्हारा, उसमें शुरू की बात। ये लॉकडाउन वाला वक्त था ना 2020, तो फिर वापस लिखना शुरू किया। हाँ, तो मैंने लिखी, ये मेरी नई कलम से है, इस कविता 19 मई 2020 को, और इसका नाम है मुकदमा चंपई चंपा। क्योंकि मेरे NRA में जहाँ मैं रहती हूँ तो वहाँ घर में बहुत सारे चंपा लगे हुए हैं, और मैंने पहली दफ़ा देखा कि पिंक चंपा, बहुत सुंदर चंपा, उसको सेंट चंपा कहते हैं और बहुत सुंदर खुशबू बरसाता है। तो मैंने देखा कि अलसाई अमलतास दोपहरी में मैं महका महका चंपा बहक कर इस गुलाबी शहर में गुलाबी हुआ जाता हूँ। एक तप्त कांचन वर्णा, वो बहुत सुंदर लगते थे चंपे मुझे। तो अब क्योंकि मुकदमा चंपा ने किया है हम पे, तो एक तप्त कांचन वर्णा, तप्त कांचन वर्णा मतलब सुनहरी शक्ल वाली, चुस्त सुबह अपनी खिड़की से ताक झांक करती है और मेरा चंपई रंग चुरा। सांझ में जब मंदिर की घंटियां बजती हैं तब मेरे साए में चल चल के मेरी खुशबू से सराबोर होती है मीलौर। ये चंपा ने इन पे मुकदमा जारी, स्पेशली ऑकल्ट साइंस के सब्जेक्ट के लिए इसलिए चुना। मजाक की बात अलग है, लेकिन ये लड़की बहुत सिंसियर है और खोद भी बहुत करती है, तो मुझे पसंद है। जो कॉन्फिडेंस इन्होंने मुझ पे दिखाया, अभी आप सबको देख रही हूँ तो लग रहा है कि इतने इंटेलेक्चुअल लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, एंड शी चोज मी टू टेक हर इंटरव्यू। आई थिंक आई एम मोर ग्लैड एंड थैंकफुल टू यू फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू एवरीवन, एंड लेट्स प्ले। मेरा जादू कोई बच न पाए, रंग बरसे भीगे चुनरवा, रंग